सारी तैयारी हो चुकी है, सारे मंत्र भी पढ़ दिए गए हैं। अब आप आके एक बार देख लीजिए, उसके बाद दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। कुछ सिक्के भी हमने बाहर निकाल लिए हैं। मैं क्या देखूं, मुझे तो सब ठीक भी नहीं लग रहा है। मुझे तो सोच सोच के पछतावा हो रहा है और दुख भी हो रहा है। फिर भी सरकार, एक बार तो आपको आना ही होगा। वो भी आपसे कुछ बात करना चाहता है, कुछ शर्त रखना चाहता है वो अचानक से। क्या शर्त? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ये बात हो रही है एक हवेली में। संग्रामपुर गांव की ये सबसे बड़ी और आलीशान हवेली है, पर शायद ये आखिरी दिन था जब इस हवेली ने कोई अच्छा दिन देखा होगा। इसके बाद से ये हवेली गुमनामे में खो गई। 40 साल बाद एक छोटे से गांव से 3 दोस्त नौकरी की तलाश में आज के संग्रामपुर पहुंचे हैं। संग्रामपुर शहर के पास है और कुछ लोग यहाँ के पुराने घर खरीद के नई रिसोर्ट बना रहे हैं ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आए और समय बिताए और इससे उन्हें आमदनी हो। राजू, विकास और रवि को यहाँ की एक घर की मरम्मत का काम मिला है और साथ ही साथ रंगाई पुताई का। इनके ठेकेदार ने उसी घर में इनके रहने का इंतजाम भी कर दिया है। शाम ढल चुकी है, काम कल से शुरू करना है। गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं। घर में पंखे नहीं हैं। सोने के लिए तीनों ने छत पे ही चारपाई डाल ली है। रात का आसमान अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे हल्की हल्की हवाएं चलने लगी और इसी हवा में तीनों थक के सो गए। आधी रात को रवि की नींद खुली। पास की हवेली में एक लाइट जल रही थी और वहां से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। पता नहीं क्यों उसे वो हवेली बहुत अजीब लग रही थी। रात में चांद आसमान में चढ़ चुका था और चांद की रोशनी उस हवेली पे पड़ रही थी। रवि उठ के छत के कोने पे चला गया। अचानक उसकी नजर सामने की हवेली पे गई। सामने की लगभग खंडहर हो चुकी हवेली उसे चांद की रोशनी में अजीब लग रही थी। छत पे उसे एक पतला सा बीमार सा बूढ़ा दिखाई दे रहा था। वो बूढ़ा बहुत अजीब लग रहा था। उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों से बीमार हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें चमक रही हैं। वो बूढ़ा रवि को अपनी ओर बुलाने लगा। रवि भी जैसे होश खो के उधर बढ़ने लगा। छत से गिरने ही वाला था कि तभी विकास ने आके उसे रोक लिया। पागल है क्या? कहाँ चले जा रहा था? अभी गिर जाता छत से तो? अभी अगर गिर जाता तो सीधा ऊपर जाता। विकास की बात सुन के रवि को होश आया। अरे, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था, और जैसे मैं होश में नहीं था। हाँ, पर तू यहाँ कर क्या रहा था? पता नहीं यार, सामने की हवेली से मुझे कुछ चिल्लाने की आवाज आई। मैं उठ के इधर आया तो देखा कि छत पे एक बूढ़ा था और वो कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और जैसे वो मुझे बुला रहा था और जैसे मैं अपना होश खो बैठा। लगता है तू बहुत ज्यादा थक गया है, उसी थकान का असर है। सो जा चुपचाप, और इस बार अगर छत के कोने पे आया तो मैं भी नहीं बचाऊंगा। इतना कह के दोनों सोने चले गए। अगले दिन भर उन्होंने घर में काम किया। धीरे धीरे घर में रंगाई का काम कर रहे थे और आसपास की साफ सफाई भी कर रहे थे, पर अभी भी काफी समय लगने वाला था इस घर में। दिन भर का काम खत्म करने के बाद वो लोग शाम को खाना बनाने बैठे थे। वहीं उसी घर के सामने वाली जमीन पे उन्होंने स्टोव लगाया था और वहां वो लोग चाय बना के पी रहे थे और कुछ शाम का नाश्ता कर रहे थे। तभी वहां राजेश बाबू आए। राजेश बाबू इन तीनों के कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने इन्हें काम दिया था। अरे राजेश बाबू, आइए आइए, कैसे आना हुआ? फोन कर देते, इतनी दूर आप खुद क्यों आए? अरे मैं बस देखने आया हूँ कि तुम तीनों को कोई परेशानी तो नहीं, सब ठीक है ना? खाना पानी सोना कोई दिक्कत तो नहीं? काम समझ में आया कि नहीं? जी जी, सब ठीक है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, काम भी समझ आ चुका है और हमने काम शुरू भी कर दिया है। चलो अच्छा है, ठीक से काम करो, अब मैं चलता हूँ। अरे अभी कहाँ जा रहे हैं? कुछ देर तो रुक जाइए, हम लोग चिकन बना रहे हैं। अभी राजू पास के बाजार से जाके चिकन लाने वाला था, आपके लिए भी मंगा लेते हैं, खा के जाइए, बड़ी दूर से आए हैं। नहीं नहीं,
शाम होने वाली है, जाना पड़ेगा। और हाँ, अगर मेरी बात मानो तो तुम लोग भी इस वक्त चिकन मत मंगाओ, अब आते आते रात हो जाएगी। बाजार का रास्ता जमींदार की हवेली के पास से गुजरता है और वहां से रात को गुजरना ठीक नहीं है। क्यों, क्या है उधर? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वहां एक पुराना जमींदार रहता है और उसका लठैत उसके साथ रहता है। दोनों पागल से हो गए हैं, आने जाने वाले लोगों को बुलाते रहते हैं, तो कभी उन पर पत्थर फेंक देते हैं तो कभी गालियां देते हैं। कई लोग तो वहां जाके गायब हो गए हैं। ऊपर से पास का इलाका उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो पुलिस ने भी उधर जाना मना किया हुआ है। तो ये सब आप हमें अब बता रहे हैं और इसके बावजूद आपने हमें इधर काम पे लगा दिया। शांत हो जाओ, तुम लोगों को काम यहाँ करना है या उधर? बस तुम लोग इधर अपना काम करो, उधर जाने की जरूरत नहीं है। उधर नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब मुझे जाना होगा, मन लगा के काम करो और अपना अपना काम समय से खत्म करो और अपने काम से काम रखना। इतना कह के राजेश बाबू वहां से चले गए। एक अंधेरे कमरे में एक पुराने बिस्तर पे एक आदमी बैठा हुआ है। नाम है देवराज सिंह। सदियों की रईसी और जमींदारी की किताब का आखिरी पन्ना है ये, जो लगभग खत्म हो चुका है। सारी दौलत नशे में और जुए में उड़ा देने के बाद अब कुछ पैसे समेट के जैसे तैसे अपना दिन निकाल रहा है। कुछ ही देर में एक अधेड़ उम्र का आदमी एक लालटेन और एक लाठी पकड़े उस कमरे में दाखिल हुआ। मालिक, इतने अंधेरे में क्यों बैठे हैं? कुछ खाया आपने? खाना भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। ऐसे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे तो आपकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। क्या करूं, कैसे खा लूं? कल पूर्णिमा है और अब तो इस हवेली की तरफ आना जाना भी लोगों ने छोड़ दिया है। मुझे अब उसकी आवाज भी सुनाई देती है, बीच बीच में वो मुझे दिखाई भी देता है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, पर अब और नहीं सहा जाता मुझसे। ना जाने किस मनहूस घड़ी में मेरे पूर्वजों ने ऐसा वचन दिया था, जल्द ही कोई नहीं मिला तो ना जाने क्या होगा। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मालिक, आप शांत हो जाइए, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपके साथ हूं। तभी कमरे के बाहर के वरांडे से एक अजीब सी गुर्राने की आवाज और हंसने की आवाज आई। हरिया तुरंत बाहर गया। दूर गलियारे में उसे एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई एक कमरे के पास खड़ी थी। धीरे धीरे हंसते हंसते वो परछाई कहीं गायब हो गई। मालिक, मैंने भी उसे देखा। मैं तो कहता हूँ इस हवेली को बेच के चले जाइए यहाँ से और मुझे भी जाने दीजिए। इंसान से लड़ना तो ठीक है, पर ये तो कुछ और ही है। मुझ पे दया कीजिए, मुझे रिहा कर दीजिए। आप भी चले जाइए और मुझे भी जाने दीजिए। चुप, एकदम चुप। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहता यहाँ से जाना? पर मैं कहीं भी चले जाऊँ ये मेरे पीछे आएगा। हमें किसी तरह से इंतजाम करना होगा। और तुम भी कहीं नहीं जा रहे। मत भूलो कि तुम्हारी 7 पुश्तें हमारी कर्जदार हैं और हमेशा हमारी सेवा में रहना है तुम्हें 7 पीढ़ियों तक। और अभी भी 2 पीढ़ियां बाकी है तुम्हारी। अगले दिन सब अपना अपना काम करके फिर रोज की तरह सोने चले गए। आधी रात को रवि की नींद एक हवा के झोंके से खुल गई। दूर उसे किसी के चिल्लाने की और चीखने की आवाज सुनाई दी। वो उठ के ना चाहते हुए भी छत के छोर पे चला गया। आज उसे सामने की हवेली पे छत पे एक लड़की दिखाई थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। रवि को समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है, पर आज वो होश में था। वो जानना चाह रहा था कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है और क्यों उसे वो हवेली अपनी ओर खींच रही थी। उसने एक टॉर्च उठाया और रात में चांद की रोशनी में वो उस हवेली की ओर बढ़ता चला गया। हर तरफ सन्नाटा था। वो टॉर्च की रोशनी में पुरानी हवेली की ओर बढ़ते गया। धीरे धीरे वो उस हवेली के पास पहुंचा। उस हवेली को देख के लग रहा था जैसे किसी जमाने में बहुत आलीशान रही होगी वो हवेली, पर अब लगभग खंडहर बनने के कगार पे आ पहुंची थी। वो गेट के थोड़ा अंदर ही गया था कि अचानक उसके सर पे एक लाठी पड़ी और वो बेहोश हो गया।
उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में है। सामने देवराज सिंह बैठा था और उसी के बगल में दरवाजे के पास देवराज सिंह का लठैत हरिया खड़ा था। रवि को रस्सी से बांध के रखा गया था। रवि होश में आते ही डर सा गया। कौन हो तुम? और मुझे यहाँ बांध के क्यों रखा है? मुझे जाने दो। चुप, अब तो कहीं नहीं जाएगा। अगर तू गया तो मेरा क्या होगा? आज पूर्णिमा की रात है। आज अगर यक्ष को मैंने कोई शिकार नहीं दिया तो मुझे अपना शिकार बना लेगा वो। यक्ष? कौन? क्या मतलब? कौन है यक्ष? और क्या मतलब शिकार? क्या नापशनाप बातें कर रहे हो? तभी उस कमरे में एक पतली सी परछाई आ गई। ये यक्ष था, एक शैतान। पुराने जमाने में अमीर लोग अपने संपत्ति, धन, पैसा छुपा के कहीं बंद कर देते थे और उसे बचाने के लिए एक यक्ष को बैठा देते थे वहां पे। यक्ष या तो कोई मृत आदमी था जो अभी भी मरा हो, या कोई जिंदा आदमी जिसे हमेशा के लिए अंदर कैद कर दिया जाता था उस दौलत के साथ, और वो उस दौलत की रखवाली करता था। सरकार, सारी तैयारी हो चुकी है, सारे मंत्र पे पढ़ दिए गए हैं। अब आप आके एक बार देख लीजिए, उसके बाद दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। कुछ सिक्के भी हमने बाहर निकाल लिए हैं। मैं क्या देखूं, मुझे तो सब ठीक भी नहीं लग रहा है। मुझे तो सोच सोच के पछतावा हो रहा है और दुख भी हो रहा है। फिर भी सरकार, एक बार तो आपको आना ही होगा। वो भी आपसे कुछ बात करना चाहता है, कुछ शर्त रखना चाहता है वो अचानक से। क्या शर्त? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। रंजीत सिंह अपने नौकर के साथ एक बंद कमरे में दाखिल हुए। उस कमरे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वहां पूरे गांव की दौलत हो, पूरे गांव का धन एक जगह इकट्ठा करके रखा हो, ऐसा लग रहा था। ये दौलत रंजीत सिंह की और उनके पूर्वजों की थी, पर जब से सरकार बदली थी, जमींदारी खत्म हो रही थी, पुराने खजानों पर सरकार अपना कब्जा कर रही थी, और इसी दौलत को बचाने के लिए रंजीत सिंह ने अपनी दौलत को दफनाने का निर्णय किया था और उसकी रखवाली के लिए एक यक्ष रखने का फैसला किया था। और ये यक्ष एक बड़ा ही चालाक आदमी निकला। मालिक, मैं यक्ष बनने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अगर मेरी शर्त मानेंगे तो ही मैं यक्ष बनूंगा और इस खजाने की रक्षा करूंगा, वरना मरने के बाद भी मैं आपके किसी काम में नहीं आऊंगा। क्या शर्त? बताओ। मालिक, मेरी बस एक ही शर्त है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को हर महीने पैसे मिल जाने चाहिए, हर महीने 5 सोने के सिक्के। जब तक मेरा वंश जिंदा है तब तक, जब तक कोई भी जिंदा है मेरे वंश में, तब तक हर महीने उन्हें पैसे मिल जाने चाहिए। जिस दिन पैसे मिलने बंद हुए उस दिन से आप और आपका खानदान मेरा ऋणी होगा। तब मैं सारी संपत्ति खा जाऊंगा और उसके बाद एक एक करके आपके पूरे परिवार को भी, सारी की सारी नस्ल खत्म कर दूंगा अगर मेरे परिवार को पैसे नहीं मिले। रंजीत सिंह ने उस बूढ़े की बात सुनी। उसने सोचा कि उसके पास इतनी दौलत है कि अगर हर महीने 5 सोने के सिक्के दे भी दे तो भी उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे परिवार को हर महीने 5 मुद्राएं दे दूंगा। इसके बाद उस तहखाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो बूढ़ा भी जिंदा ही उस तहखाने में उस दरवाजे के पीछे दफन हो गया। पर रंजीत सिंह को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो वचन उसने दिया था उसका खामियाजा उसके आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। धीरे धीरे जमींदारी की दौलत खत्म होने लगी। अंत में यक्ष के परिवार को देने के लिए पैसे नहीं बचे देवराज सिंह के पास। तब किसी तांत्रिक के बताने पे हर पूर्णिमा की रात को वो यक्ष को एक इंसान की बलि देता है और इससे उसे 1 महीने की मोहलत मिल जाती है। आज तुम्हारी बलि देके मैं कुछ दिन और जी पाऊंगा। और इसके बाद देवराज सिंह हंसने लगा। तभी यक्ष रवि की ओर बढ़ने लगा। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। देखो तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यक्ष धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा।
ऐसा लगा जैसे वो आज उसे जिंदा चबा जाएगा। वो उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी हरिया के सिर पे एक लाठी पड़ी। विकास और राजू वहां आ गए थे। विकास ने रवि के पैर पकड़ के खींचना शुरू किया। वो उसे खींच के कमरे के बाहर ले आया। राजू ने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर देवराज सिंह यक्ष के साथ बंद हो गया। कुछ ही देर में देवराज सिंह के चिल्लाने की आवाज आई। सुबह जब हरिया होश में आया तो उसने खुद को रस्सी में बंधा हुआ पाया। क्या हुआ? मालिक कहाँ है? क्या क्या तुम लोगों ने? तुम जिंदा हो? मतलब मालिक। हरिया ने रवि को देखा और कहा, हाँ, तुम्हारा मालिक उसके यक्ष का शिकार हो गया और अब यक्ष भी आजाद है और अब पुलिस आती ही होगी तुम्हें कैद करने के लिए। तुम जमींदारी से तो मुक्त हो गए, लेकिन अब जेल में जाओगे। और इस तरह दोस्ती की वजह से रवि की जान बच गई थी और हवेली भी यक्ष के आतंक से आजाद हो गई।